औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमने चैप्टर 7 का जो टॉपिक स्टडी करना है वो है आइसोमेरिज्म। बेटा ये इस चैप्टर का जो है लास्ट आर्टिकल है आइसोमेरिज्म। ये इसको हम बेटा 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 और 3 लेक्चर्स के अंदर। ये बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एज़ वेल एज़ लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा दोनों तरीके से ये जो है ना बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम इसको ना डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इसको डिफ़ाइन कैसे करना है, टू और मोर कंपाउंड्स, हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, different formula and properties are called isomers, and this phenomena is called आइसोमेरिज्म। ये बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने इसको कैसे डिफाइन करना है। बेटा देखें, टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड होते हैं जिनका क्या हो बेटा सेम मोलेकुलर फार्मूला हो, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला जो है वो बेटा क्या हो, सेम हो, ठीक है। लेकिन उनका बेटा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफर करें, और कॉल्ड आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो हम बेटा क्या कहेंगे कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम हो, ठीक है, मोलेकुलर फार्मूला क्या हो, सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो बेटा डिफरेंट हो, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र करें, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। बेटा इसी चीज़ को हम डेफिनेशन को यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। देखो बेटा कोई भी कंपाउंड्स जो होते हैं ना बेटा आपके पास, टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या हो, मोलेकुलर फार्मूला जो होता है, ठीक है, मोलेकुलर फार्मूला उनका क्या हो बेटा, सेम हो, एक जैसा हो, कि एक ही मोलेकुलर फार्मूला होगा। लेकिन अगर बेटा हम उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो वो बेटा क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। टू और मोर कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम हो, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखें कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो किस तरीके से बेटा डिफ़र करता है। देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला में बेसिकली फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, मोलेकुलर फार्मूला सेम,
स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, डिफरेंट कैसे? क्योंकि बेटा उसके अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का क्या आ जाएगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। या फिर उसके अंदर बॉन्ड्स जो होंगे, जो प्रेजेंट हैं बॉन्ड्स का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड्स का क्या आ जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा कैसे चेंज हो जाता है, या तो उनके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि बेटा उनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। या फिर दूसरी वजह क्या हो सकती है इसके अलावा, कि उसके अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड्स का डिफरेंस है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा उसके अंदर बेटा, जो बॉन्ड्स हैं उनका उसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। पहली वजह क्या बताई स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होने की, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का डिफरेंट हो जाना, और दूसरी रीज़न क्या है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उस फार्मूला में मौजूद उनमें डिफरेंस आ जाना, ठीक है। तो बेटा आइसोमेरिज्म के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। देखो सबसे पहली बात आपने ये अब याद रखना है, जो होता है ना बेटा आपके पास मीथेन, ठीक है, ईथेन एंड प्रोपेन, ये हमने 3 लिखे हैं बेटा। मीथेन लिखा है यहाँ पे, हम इसके बेटा साथ साथ फार्मूला भी लिख लेते हैं, CH4, ठीक है। इसके अलावा ईथेन क्या होता है आपके पास, C2H6, ठीक है। और प्रोपेन क्या होता है बेटा, 3 कार्बन्स वाला, C3H8, ठीक है, C3H8। अच्छा, अब चाहे मीथेन हो, चाहे ईथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, ये बात बेटा अब आपने याद रखनी है कि इनका जो होता है ना बेटा, ओनली वन स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनके आइसोमर्स नहीं होते, ठीक है। इनका एक ही मोलेकुलर फार्मूला है और एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्या बताया आपको बेटा, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला रखते हैं। क्या बताया आपको बेटा, ये सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला रखते हैं। सिर्फ ये 3, कौन कौन से, मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, इन तीनों का क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम अल्केन्स की बात करें, अल्केन के हवाले से, ठीक है, इनका किसी किस्म का भी जो होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, एक ही मोलेकुलर फार्मूला है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए CH4 जो है, इसका मोलेकुलर फार्मूला भी यही और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक ही होगा। सिमिलरली ईथेन का मोलेकुलर फार्मूला भी एक होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक ही होता है। सिमिलरली प्रोपेन का भी ऐसे ही होता है कि सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप कह सकते हो कि मीथेन, ईथेन और जो प्रोपेन होते हैं, दे डू नॉट पोसेस, या आप ऐसे लिख लो इसको, दे डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को नहीं प्रोसेस करते। ये बेटा इसकी एक MCQs टाइप, ये एक इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या मीथेन आइसोमेरिज्म को प्रोसेस करता है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसका एक ही मोलेकुलर फार्मूला है और एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, डिफरेंट नहीं होते हैं इसके, ठीक है। सिमिलरली ईथेन का भी क्या होता है, एक ही मोलेकुलर फार्मूला है और एक ही सिंगल ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सिमिलरली प्रोपेन भी ऐसे ही बिहेव करता है कि इसका मोलेकुलर फार्मूला भी एक होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सिंगल होता है। इसीलिए हम कहते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये तीनों ही दे डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, कि ये आइसोमेरिज्म को प्रोसेस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो होता है ना आपके पास ब्यूटेन, कौन सा बेटा, ब्यूटेन, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये पहले 3 तो नहीं प्रोसेस करते थे आइसोमेरिज्म को। इसी तरीके से अगर हम ब्यूटेन की बात करें, जिसका फार्मूला होता है C4H10, क्या फार्मूला होता है बेटा, C4H10, ठीक है। तो ये जो होता है ना बेटा, अब
यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। पहले 3 जो कार्बन थे यहाँ तक जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं, लेकिन जैसे ही हम ब्यूटेन पे आते हैं C4 वालों पे, ठीक है, मतलब 4 कार्बन जहाँ पे आ जाते हैं एल्केन में, तो फिर ये जो है ये जो है आइसोमेरिज्म को पोसेस करते हैं, ठीक है। तो इससे मुराद है कि ब्यूटेन की जो होता है ना बेटा C4 वाला, इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। क्या बताया आपको? 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन कितने आइसोमर्स रखता है बेटा? 2 आइसोमर्स रखता है। यहाँ पे हम इसको बेटा डिस्कस भी करते हैं। देखें, जैसे देखो बेटा यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं, मोलेकुलर फार्मूला क्या है? C4H10। हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्यूटेन की। इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ ब्यूटेन, ठीक है, C4H10। अच्छा, अब हम इसके बेटा देखो 2 तरीके से हम डिफरेंट अरेंजमेंट में इसी चीज़ को लिख सकते हैं। पहला जो तरीका है ना बेटा हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी बेशक काउंट कर लें, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 4 कार्बन हैं और 10 ही हाइड्रोजन है। मोलेकुलर फार्मूला क्या रहा? सेम रहा। अभी ये पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिखा, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का। क्या इसको नाम देते हैं बेटा? नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। ये इसकी क्या आती है? पहली पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है, पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला बना। इसी तरीके से ब्यूटेन का सेकंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बन सकता है, तो उसको हम अब यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH3, और यहाँ पे हम एक ब्रांच लगा दें CH3, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यही वाला मोलेकुलर फार्मूला है, लेकिन अब आप देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो गया है, तो ये इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम, क्योंकि एक देखो CH3 कार्बन जो है इसके साथ ब्रांच में आ गया है ना, इसीलिए हम इसको बेटा अब नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का। क्या नाम देते हैं इसको बेटा? आइसोब्यूटेन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको समराइज़ करते हैं इस तरीके से कि जो C4H10 था मोलेकुलर फार्मूला, ये 2 तरीके से लिखा। एक क्या कहलाया? नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, और दूसरा क्या बना था हमारे पास? उसको हमने कह दिया आइसोब्यूटेन, ठीक है। एक क्या बना था हमारे पास? नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा हमने कौन सा बनाया? आइसोब्यूटेन। कौन सा बनाया था बेटा? आइसोब्यूटेन। तो इस पे बेटा यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि ब्यूटेन के केस के अंदर आपके पास जो ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 10 है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ C4H10, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन किस चीज़ में बेटा फ़र्क आया है? उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन था, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर था, और दूसरे के अंदर ब्रांच आ गई है, ठीक है। तो मोलेकुलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स, ठीक है। तो यही हमें आइसोमेरिज्म बताता था कि सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम दे देंगे? आइसोमेरिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे एक और पॉइंट में एक बात लिखने लगे हैं आइसोमेरिज्म से रेलेवेंट, कि बेटा जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं ना, नंबर ऑफ आइसोमर्स, किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स के कितने बन रहे हैं, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोलेकुलर फार्मूला, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला कि किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर बढ़ते जाएंगे ना,
तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हम इसी बात की, इसी चीज़ की एक एग्जांपल को देखते हैं। तो बेटा ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखें, अभी आपने स्टडी किया ब्यूटेन को। किसको स्टडी किया था बेटा आपने? ब्यूटेन को, ठीक है। तो आपने देखा था ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बने थे बेटा? ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स थे। कितने थे बेटा? 2 आइसोमर्स, ठीक है। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बने, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पेंटेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेंटेन की, जिसके अंदर बेटा 5 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में 4 थे ना, तो पेंटेन उसको कहते हैं जिसमें 5 कार्बन आ जाते हैं, ठीक है। अल्केन ऐसा अल्केन जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो उसके बेटा जो आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं वो 3 आइसोमर्स बनते हैं। कितने आइसोमर्स बनते हैं बेटा? 3 आइसोमर्स, ठीक है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर बेटा बढ़ते जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल था या हाइड्रोकार्बन था जिसका बेटे आप कह सकते हो कि उसके अंदर कितने कार्बन थे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोई ऐसा एक कंपाउंड है, जर्नल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 है, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 30 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अब जो उसके आइसोमर्स बनेंगे ना बेटा, वो कहा जाता है वो कितने होंगे, उनकी उनकी अमाउंट कितनी होगी, वो ओवर 4 बिलियंस होंगे। कितने आइसोमर्स होंगे इसके बेटा? ओवर 4 बिलियंस उसके आइसोमर्स बनेंगे। क्या बताया बेटे आपको यहाँ पे? देखो, जैसे ब्यूटेन था उसके 2 आइसोमर बन रहे थे, पेंटेन के कितने थे? 5 कार्बन वालों के 3 आइसोमर बन रहे थे। इसी तरीके से कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने कार्बन हो? 30 कार्बन हो, तो उनके कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? तो वो कितने होंगे? ओवर 4 बिलियन, ठीक है। 4 बिलियन से ज़्यादा उनके आइसोमर्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं, ठीक है बेटा। तो तभी हमने इसको जर्नलाइज करके लिखा है कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन मोलेकुलर फार्मूला। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो उनके अंदर उनके नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना ब्यूटेन, इसका फार्मूला था C4H10, ठीक है, 4 कार्बन वाला था ब्यूटेन। पेंटेन को लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? C5H12, ठीक है। देखो 4 कार्बन थे तो 2 आइसोमर थे, 5 जो आपके पास थे कार्बन, तो कितने आइसोमर बने? 3 आइसोमर्स, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कितने हो बेटा? 30 हो, ठीक है। तो उनके बेटा जो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने होंगे? ओवर 4 बिलियंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स बेटा इंक्रीज़ करते जाते हैं। डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के। कार्बन एटम्स के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो बेटा आइसोमेरिज्म जो होता है ना बेटा, इसकी बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वो कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहलाती है बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी तरीके से जो आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है उसको हम क्या नाम देते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्या नाम देते हैं बेटा? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना बेटा, इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है नेक्स्ट टाइप्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर इसकी क्लासिफाई हम इसको करते हैं, जिसमें देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जो फर्दर डिवीजन होती है तो उसके हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे जो पहली होती है ना बेटा, उसको हम कहते हैं दी चेन आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? दी चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सबसे पहली टाइप कौन सी है बेटा? दी चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप जो होती है उसको हम कहते हैं डेट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहली टाइप कौन सी है? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप कौन सी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी जो है बेटा उसको हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप
आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ जो टाइप है उसका हम कहते हैं विच इज़ नोन एज मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं बेटा? मेटामेरिज्म, ठीक है। तो फोर्थ टाइप का क्या नेम है बेटा? मेटामेरिज्म। इसी तरीके से जो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आती है फिफ्थ टाइप, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं टैटोमेरिज्म का। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? टैटोमेरिज्म, टैटोमेरिज्म, ठीक है। हाँ जी, कौन कौन सी टाइप्स बेटा आपको बताई हैं कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को या टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को बेसिक टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर कुछ टाइप्स हैं जिसमें कौन कौन सी हैं बेटा? चेन आइसोमेरिज्म आता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म आता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आता है, मेटामेरिज्म आता है, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? टैटोमेरिज्म, ठीक है। ये जो बेटा मेटामेरिज्म, टैटोमेरिज्म, ये जो टाइप्स है ना बेटा, इसमें से एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है बेटा बोर्ड के एग्जाम में लाजमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल बेटा आपने इनके नेम याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में बेटा जो स्टडी करेंगे वो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कौन सी है बेटा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स हमने लिखी यहाँ पे 5 टाइप्स, ठीक है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये बेटा एक ही टाइप है, हम इसके दोनों ही नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम और का वर्ड भी यूज़ करते हैं। समटाइम हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कह देते हैं या फिर हम उसी को नाम दे देते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का, ठीक है। एक और वर्ड भी यूज़ होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बहरहाल उसने आपके कोर्स में इसको डिस्कस नहीं किया बेटा, तो आपने बस इसका यही नेम याद रखना है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। होप सो बेटा आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसकी टाइप्स भी क्लियर हो गई होंगी, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है, कौन से जो है मॉलिक्यूल्स कहाँ से ये स्टार्ट होता है, और कैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के बढ़ने से नंबर ऑफ़ आइसोमेरिज्म बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह लेक्चर में हम ये जो टाइप्स हैं इनको बेटा डिटेल स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो आप लोगों को बेटा, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमन पूछें या मुझसे लाइव सेशन के अंदर लाजमी क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच।